गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से ज़रा ऑनलाइन आ जाइए सब लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। शुरू करेंगे आज की क्लासेस अपन लोग, ठीक है। अभी हम लोग इधर 3 चैप्टर चल रहा है पर डे। आपको तो मैंने बताया 3 चैप्टर्स पर डे चल रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक, मेटलर्जी और आपका जो है सरफेस। ये तीनों चैप्टर इस वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, पर डे 3 लेक्चर्स है, डी एंड एफ ब्लॉक, सरफेस और मेटलर्जी। ये 3 चैप्टर चल रहे हैं, तीनों चैप्टर इस वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। आप अच्छे से तैयार करना। तो अभी जो हम बेसिकली शुरू करेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक में लिखना है आपको थोड़ा सा, ठीक है। ये भी हम शुरू करने वाले हैं। एक बात ये, दूसरी थोड़ा मेरे को इंपॉर्टेंट बात जरा समझाना है। जो बच्चे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं जरा सुन ले। वो ये चैप्टर में जैसे डी एंड एफ ब्लॉक जब करना है तो मेरा ये सजेशन है कि आप पहले मेटलर्जी एक बार देख लेना। आप क्या देखना, एक बार मेटलर्जी देख लेना, ठीक है। जो बच्चों ने पिछले साल मेरे पास मेटलर्जी पढ़ा था उनके लिए मेटलर्जी क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। एक बार अच्छे से और देख लेंगे। मेटलर्जी देख के डी एंड एफ ब्लॉक करना है। और डी एंड एफ ब्लॉक का कंसेप्ट और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा जब आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, ये तीनों चैप्टर को एक साथ जुड़े हुए हैं। तीनों चैप्टर में क्या होता है, एक साथ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है सर, ये समझ में नहीं आया। क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, माइनिंग वगैरह करते हैं, मतलब कहीं पे भी जो है माइनिंग करेंगे, माइनिंग से जो मेटल निकलेगा वो डी ब्लॉक का जनरली रहता है। जैसे सिल्वर, गोल्ड, आप देख लीजिए, कॉपर, सब क्या है, आयरन, ये सब क्या डी ब्लॉक का है। बहुत ही कॉस्टली होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। तो उसको मेटलर्जी को डी एंड एफ ब्लॉक में लेकर आते हैं, मतलब माइनिंग करते हैं। डी एंड ब्लॉक का मैटर है, उसी का यहाँ कॉम्प्लेक्स में लाके हम पढ़ते हैं। उसका शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसे होगी, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, वो मॉलिक्यूल कलर शो करेगा नहीं करेगा, क्या होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह सब हम लाके पढ़ते हैं। तो बेसिकली एनसीईआरटी में ये तीनों चैप्टर ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कंबाइन है, लिंक है। तो मेरा ये सजेशन है, आप इसको थोड़ा पढ़ना, फिर इसको पढ़ना और इसको पढ़ना। एक बात ये मुझे समझाना था। दूसरी बात, ये डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद एक बात ये मुझे समझाना था। दूसरा क्या समझाना था कि जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री मतलब एस ब्लॉक देख लें, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। ये तीनों चैप्टर उसी के अच्छे होंगे जिसके ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे होंगे। जिसमें पहला नाम है पीरियोडिक टेबल और दूसरे का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपका पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा है तो आप इंजॉय करेंगे, अदरवाइज केवल रट्टा मारेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, केवल रट्टा मारेंगे। तो मेरा ये सजेशन है, घर पे पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स के बार रिवाइज कर लेंगे। अगर आप 11th में हमारे पास पढ़े हैं तो, अदरवाइज आपने कहीं और पढ़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक बार अच्छे से रिवाइज लेकिन कर लेना। ये मेरा सजेशन है आपको, ठीक है। बाकी आप जानते ही हैं, हमें शुरू करना था तो हम डी एंड एफ पे आ जाएंगे। तो डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक में लिखेंगे सबसे पहला हेडिंग ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट लिखना है इसमें आपको। ट्रांजिशन एलिमेंट में लिखेंगे दीज आर द एलिमेंट्स, लिखना है दीज आर द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड, दीज आर द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड, विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड d orbital, which have incompletely filled d orbital in their ground state, in their ground state or excited state, or excited state, ground state or excited state, full stop पे लिखना, and their most common oxidation state, and their most common oxidation state is +2. ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होगा, +2, एंड मोस्ट देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। फुल स्टॉप। पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना, ZnCdHg। पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल आपको लिखना है ZnCdHg। ZnCdHg लिखेंगे इसमें, ठीक है। ZnCdHg आर नॉट इंक्लूडेड इन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, are not included in typical transition element, because they do not have incompletely filled d orbital, because they do not have incompletely filled d orbital। हो गया, फुल स्टॉप। क्वेश्चन थोड़ा लिखना है पहले, ये होमवर्क है, क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है, इसको जरा आप तैयार कर लेना। क्वेश्चन लिखना है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्वेश्चन लिखना है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स
but all d block elements are not transition element, but all d block elements are not transition element, explain, ये लिखना explain, मैं समझाता हूँ आप कर लेना, but all d block elements are not transition element, ठीक है। सभी बच्चे अपना अपना पीरियोडिक टेबल सामने रख लेंगे और पीरियोडिक टेबल में देखें जरा सा डी ब्लॉक के बारे में, जरा मैं इधर समझा रहा हूँ पूरा पहले, फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बोल दूंगा लास्ट में, आप जरा सा देख लो पहले। डी ब्लॉक ये है, जरा देख लो आप, सैडेड पार्ट ये डी ब्लॉक है, आप जानते हैं डी ब्लॉक ये है, ये पार्ट कैसा है, डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जरा देखना है, जहाँ पे हमने डॉट बनाया है, यहाँ पे स्कैंडियम होगा और यहाँ पे कौन होगा, जेडन होगा, जरा देख लो आप। इसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका एटॉमिक नंबर 30 है। जरा देखें डी ब्लॉक को, एटॉमिक नंबर याद करना है हमें पहले, तो एटॉमिक नंबर के लिए शॉर्टकट देख रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा होगा वाई और यहाँ लिखा होगा एल ए, कहाँ है वाई, यहाँ है वाई और यहाँ है एल ए, जरा देख लें आप। यहाँ लिखा होगा सी डी और यहाँ लिखा होगा एच जी, यहाँ पे लिखा होगा सी डी और यहाँ लिखा होगा एच जी। मुझे इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है, जैसे देखिए 21 + 18 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 39। 39 कैसा है सर, 21 में 18 ऐड करना है। 18 कैसे ऐड किया सर आपने, 18 हम ऐड करेंगे, एक मैजिक नंबर है बेसिकली, 18 ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर निकलेगा, किसका एटॉमिक नंबर निकलेगा, वाई का, ठीक है, वाई का। इसके बाद अगर इसका एटॉमिक नंबर निकालना है तो इनिशियल एटॉमिक नंबर कितना 21 और 2 बार 18 ऐड करेंगे, कितनी बार, 2 बार 18 ऐड करेंगे तो ये 57 होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर 57 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 57 है। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें किसको ऐड करेंगे और इसमें किसको ऐड करेंगे, आप देख लीजिए पहले। डी ब्लॉक के ये एलिमेंट कहाँ है, यहाँ पे स्कूटर, यहाँ ला SCYLA लिखा हुआ है, कैसे आया मैं पढ़ाऊंगा, SCYLA लिखा हुआ है, यहाँ पे ZNCDHG लिखा हुआ है। लेकिन जब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जरा देखें, स्कैंडियम को टाइटेनियम लिखा होगा जिसका एटॉमिक नंबर 22 होगा, यहाँ पे लिखा होगा ZR जिसका एटॉमिक नंबर 40 होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 40 होगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे HF लिखा होगा, इसका एटॉमिक नंबर 72 होगा। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देख लें, HF का एटॉमिक नंबर शायद 72 होगा, HF का 72 होगा। इसका मतलब 57 में, जरा देखें 57 में यहाँ से नीचे 14 एलिमेंट जाएगा, जरा देखें यहाँ पे 58 आएगा, वगैरह 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 करते हुए यहाँ 71 आएगा। इधर जरा अच्छे से बार समझ लो आप, मैं बताना कैसे चाह रहा हूँ। इसको S ब्लॉक बोलते हैं, इसको P ब्लॉक बोलते हैं, हमें ये पढ़ना है तो इसके बारे में हम केवल बात करेंगे। D ब्लॉक बोलेंगे, यहाँ स्कैंडियम, यहाँ वेनेडियम वाई और यहाँ पे LA लिखा हुआ है, LA लेंथेनम वगैरह होता है, SCYLA लिखा हुआ है। इसके बाद हमने बोला ZNCDHG लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका निकालना है तो 18 ऐड कर देंगे, इसका निकालना है तो 2 टाइम्स 18 को हम ऐड करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम इसके आगे बढ़ेंगे तो 40, 41, 42, 43, 44, 45 वगैरह वगैरह करते करते ZNCD तक आ जाएगा। लेकिन लैंथेनम के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो 72 आता है। इसका मतलब हो गया बीच में कुछ एलिमेंट खाली हैं, वो एलिमेंट नीचे की ओर है। नीचे वाले में कहाँ पे, F ब्लॉक, नीचे हम बोलते हैं F ब्लॉक होता है। पीरियोडिक टेबल में नीचे कहाँ है, F ब्लॉक है। तो उम्मीद करता हूँ एटॉमिक नंबर पहले मैंने समझा दिया, फिर जरा इसको रफ कर रहा हूँ। अब थोड़ा एक बार कन्फिग्रेशन जरा हम लोग समझ लेते हैं एक बार, सभी बच्चे जरा देखें एक बार। हेडिंग लिखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हेडिंग लिखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जरा देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या लिखा हुआ है। जैसे स्कैंडियम है तो 21 एटॉमिक नंबर होता है, तो आपको जब भी डी ब्लॉक का कन्फिग्रेशन निकालना है, ये 3 लाइन पहले कॉमन लिखना है। डी ब्लॉक का जब भी अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखानेंगे, ये 3 लाइन कॉमन लिखना है। ये 3 लाइन कहीं से आता है, कहाँ से आता है, क्लास 11th की क्लास में आता है। लेकिन अब हम ऐसी क्लास में आ गए हैं जहाँ पे अगर हम बचकानी हरकत करेंगे, बच्चों जैसी बातें करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं ना। तो अपने को ये देखना है कि हम कैसे काम करें कि अच्छा स्कोर कर दें, अपन लोग कैसे काम करें कि बहुत बेहतरीन स्कोर करें। तो अपन लोग को ध्यान रखना है कि 288 ये कॉमन लिखना है। इन सबों को ऐड करेंगे तो कितना हुआ 18, इन सबों को ऐड करेंगे तो कितना हुआ 18। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 21, तो बाहर जाके भरेंगे 2 और अंदर आके भरेंगे 1। ये सर अपने कैसे भरा समझ में नहीं आया। ये 3 लाइन कॉमन लिखना है, कौन सा 288, तो कितना हो गया 18। 18 जब हो जाएगा तो बाहर में जाके 2 भरना है अपनी मर्जी से, तो कितना होगा 2 20, रेस्ट कितना बच गया 1, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे +1। जैसे चलो आ जाओ, मुझे भी समझ में नहीं आया। टाइटेनियम देखो यहाँ पे 22, यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके बीच में थोड़ा गैप देना, ठीक है, बीच में थोड़ा आप गैप देना। मैं जरा यहाँ समझा रहा हूँ। टाइटेनियम 22, यहाँ पे देखो ये 3 लाइन कॉमन लिखना है। पहले तो बाहर में 2 लिखना है, जान लीजिए आप। पहले ये 3 कॉमन, बाहर में 2, ये 3 कॉमन, बाहर में 2, ये 3 कॉमन, बाहर में 2। क्लियर हुआ। तो कितना हो गया 20, बच कितना गया 2, तो +2 लिखेंगे। बीच में थोड़ा गैप दे रहा हूँ, मैं बताऊँगा क्यों हमने लिखा है। फिर वैनेडियम यहाँ पे लिखता हूँ, जरा देखो 23, यहाँ पे ये 3 कॉमन, बाहर में 2,
तो कितना हो गया 20, कितना रह गया 3, तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जरा यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे 1:2, यहाँ लिखेंगे 2:2, यहाँ लिखेंगे 2p6। कहाँ से आया, मैंने पढ़ाया है पूरा डिटेल में। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मेरे मतलब ये सब कैसे आ रहा है सर, ये सब थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, तो डेमो लेक्चर्स में पीरियोडिक टेबल के हमने 3-4 वीडियो आपको अपलोड करवाए हैं। डेमो लेक्चर में फ्री ऑफ कॉस्ट 3-4 वीडियो पीरियोडिक टेबल का अपलोड है, तो वहाँ पे जाके देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो 3s2, 3p6, यहाँ भरेंगे 4s2 और यहाँ लिखेंगे 3d1। एक बार जरा इधर देखो कैसे हमने किया, ये 1s2, यहाँ पे 2s2, 2p6, ये पावर इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए पावर को ऐड करिए, 2 + 6 देखिए 8 आया। फिर यहाँ पे लिखेंगे 3s2, यहाँ पे लिखेंगे 3p6, यहाँ भरेंगे 4s2, यहाँ देखिए प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3d2। आप इधर पावर में देखिए कितना लिखा हुआ है 8 + 2, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है पावर में 2। पावर देखिए सब यही लिखा हुआ है, यही लाइन रिपीट चल रही है। क्लियर हो गया। कई बार बुक्स में यहाँ से यहाँ तक के लिए देखिए जरा सा ऐड करते हैं, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18। बेसिकली ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है, 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है, आर्गन का। तो कई बार बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा रहता है, आर्गन 3d1 4s2। एक बार दोबारा बोलता हूँ, आर्गन 3d1 4s2 क्यों लिखा है, बुक्स में इतना लंबा कन्फिग्रेशन नहीं लिखना चाहता है, तो शॉर्ट हैंड में वो लिखता है 3d1 4s2। क्लियर हो गया, एक लाइन ये समझा दी आपको। दूसरा जरा देखो, इधर आएंगे तो इसके लिए लिखेंगे इसी तरीके से, आर्गन मैं सीधा लिख रहा हूँ, अब आर्गन कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लिखेंगे 3d3 4s2। इंपॉर्टेंट जरा सा देखो ये है, एक इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, तो आप इसको जरा अच्छे से तैयार करना, या जेईई मेंस में या नीट में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे आर्गन 3d4 4s2, कितना आना चाहिए था, आर्गन 3d4 4s2। गलत है, आपको ध्यान रखना है कि 3d4 डज नॉट एग्जिस्ट, 3d4 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है पहली बात। तो अगर मुझे इसका कन्फिग्रेशन लिखना होगा तो मैं लिखूंगा आर्गन 3d5 4s1, 3d5 4s1, ये कन्फिग्रेशन लिखेंगे। ये कन्फिग्रेशन लिखना आर्गन 3d5 4s1। इधर रफ कर रहा हूँ मैं। सर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकाल रहे हैं, इसके लिए मैंने पीरियोडिक टेबल के 4-5 वीडियो अपलोड करवाए हैं, आप आराम से उनको देखेंगे तो मुझे लगता है कि मेरे शब्द पर्याप्त हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो गया, आर्गन 3d5 4s1। इधर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए जरा सा। इसके बाद मैग्नीज में आएंगे तो 25, यहाँ पे लिखेंगे आर्गन और यहाँ पे लिखेंगे 3d5 4s2। देख लीजिए जरा सा, सर यहाँ भी 3d5 वहाँ भी 3d5, यस 2 टाइम्स 3d5 आएगा। कितने टाइम आएगा, 2 टाइम्स आएगा। फिर इसके बाद Fe आप निकाल लेना, CO आप निकाल लेना, Ni आप निकाल लेना। Cu जरा मैं फिर से समझाता हूँ Cu जरा एक बार मैं समझाता हूँ। तो Cu का कन्फिग्रेशन देखेंगे तो होगा आर्गन और होना चाहिए 3d9 4s2, लेकिन ध्यान रखना है गलत कन्फिग्रेशन होगा आर्गन और होगा 3d10 और 4s1। आपको ध्यान रखना है कि 3d9 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इधर रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद Zn आप निकाल लेना, मुझे ज़रा एक लाइन समझाना है, ज़रा सभी बच्चे बोर्ड पे देखें। 29 इसका एटॉमिक नंबर था। मुझे इंपॉर्टेंट बात क्या क्या समझाना है वो यहाँ देखें, याद रख के लिख देता हूँ। सबसे पहला लाइन मुझे ये समझाना था कि 3d4 और 3d9 एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डज नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें। दूसरा लाइन मुझे समझाना था Cr और Cu दोनों एक्सेप्शन है, इन दोनों के केस में 4s1 आएगा, इन दोनों के केस में क्या आएगा, 4s1 आएगा। रेस्ट ऑल, इसके बाद जो बचा हुआ एलिमेंट होगा, रेस्ट ऑल एलिमेंट के केसेस में क्या आएगा, 4s2 आएगा। आप सबका निकाल देके देख लीजिए, 4s2 आएगा। केवल ये 2 केसेस में क्या आएगा, 4s1 आएगा। इन दोनों के केसेस में क्या आएगा, 4s1 आएगा। ये दोनों एक्सेप्शन है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको जरा आपको याद रखना है। इधर मैं कंटेंट रफ कर रहा हूँ अगेन, इधर जरा मैं रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉपी हो गया, आपको लिख लिया आपने, सलाई रफ। देखिए इसके बाद थोड़ा 1-2 कंसेप्ट थोड़ा और समझ लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं मैग्नीज 25 एटॉमिक नंबर है, तो इसका लिखेंगे आर्गन
यहाँ पे लिखा हुआ है 3d5, यहाँ लिखा हुआ है 4s2, यहाँ लिखा हुआ है देखें आर्गन 3d5 4s2। सभी बच्चे जरा देखें डी के नाम से 5 ऑर्बिटल होता है। क्लास 11th में आपने जहाँ भी पढ़ा होगा सर ने बताया होगा कि डी के नाम से 5 ऑर्बिटल होता है। सर किसके नाम से कितना होता है एक बार जरा बोल दीजिए। एस के नाम से 1, पी के नाम से 3, डी के नाम से 5 और एफ के नाम से 7 ऑर्बिटल होता है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, देख लीजिए किसके नाम से कितना ऑर्बिटल हमने लिख दिया है। और एस के नाम से एक ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल मतलब डिब्बा, ऑर्बिटल का मतलब क्या है डिब्बा, आसान शब्दों में समझें। और एक डिब्बे की कैलिबर यानी 1 बॉक्स में हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। सिंस इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो हमें ऐसे लिखना है। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखना है, सीक्वेंस में पूरा लिख के लाना है। ऐसा नहीं कि 5 इलेक्ट्रॉन यहीं भर दें, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दें, गलत हो जाएगा। आपको पूरा सीक्वेंस में यहाँ से वहाँ लेके जाना है पहले, ठीक है। अगर 3 होता तो 1 2 3 भरते, 4 होता तो 1 2 3 4 होते, 1 होता तो यहीं भर देते, 1 2 होता तो यहाँ भरते, 6 होता तो 5 यहाँ जाके फिर यहाँ आते, 6 होता तो यहाँ आगे भरते। यहाँ पे कितना है 5 है। अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे एक और भरते, 7 होता तो यहाँ के बाद फिर एक यहाँ भरते। क्लियर हो पा रहा ना। अब 4s2 में ये लिख देंगे ऐसे, क्लियर हो गया। तो 3d5 4s2। कई लोग इस बात को ऐसे भी लिखते हैं, कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, जो अच्छा लगे लिख लो, दोनों ट्रू है, दोनों क्या है ट्रू है। तो ये 3d5 4s2 है। तो अगर मैं इसमें बात करूंगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें 5। तो पहला लाइन मुझे जरा ये समझाना था, दूसरा जरा से एक और थोड़ा समझ लो। चलिए Fe कोबाल्टिक कर लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल, फिर समझाऊंगा आपको। 27 होता है तो लिखूंगा आर्गन, यहाँ जरा देखो 3d7 4s2। तो मैं अभी जो डी वाली बात आपको समझा रहा था, डी के नाम से 5 बॉक्स बनाएंगे अपन लोग, 1 2 3 4 5 देख सकते हैं, ये 5 हो गया। और एस के नाम से ये, एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन, चक्कर ये नहीं है, 1 2 3 4 5, ये देखिए 6 7 दिख रहे हैं 6 7। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अब बच रहा है 3, 1 2 3, कितना है 3। क्लियर हो गया। एक बार जरा सभी बच्चे यहाँ पर देखें, एक हम ले लेते हैं Cr डेट इज 24, इसका कन्फिग्रेशन था आर्गन 3d4 4s2। ऐसा लिखते ही क्या होगा गलत, ध्यान रखना है, ऐसे लिखते ही गलत। तो यहाँ पे 3d5 लिखना, 4s1 लिखना। मैं जानबूझ के गलत पहले बोल रहा हूँ ताकि आप जल्दीबाजी में अपनी गलती को समझ पाएँ। अगर मैं इसका कन्फिग्रेशन लिखूंगा तो यहाँ देखिए इसका कन्फिग्रेशन 1 2 3 4 5 और s में एक इलेक्ट्रॉन। इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर मैं बात करूंगा, यहाँ जरा देखो तो 6 होगा। कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 6। एक Zn का कर लेते हैं जरा एग्जाम्पल, फिर मैं 3-4 बातें इंपॉर्टेंट बोलूँगा, सुन लेना आगे। Zn का होता है आर्गन 3d10 4s2। तो D के बारे में अगर हम बॉक्स भरेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और S के नाम से ये। इसमें देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 0। ये सब के सब कैसे हैं पेयर्ड, सबके सब कैसे हैं पेयर्ड। अब समझ पा रहे हो ना, सबके सब कैसे हैं ये पेयर्ड है। तो मुझे 3-4 बातें बोलना है, आप सुनो, इसको लिखते रहो और मेरी बात थोड़ा ध्यान सुनो। मुझे फर्स्ट लाइन ये बोलना है कि ये सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के हैं। सारे एलिमेंट किसके हैं डी ब्लॉक के हैं, पहली बात। दूसरी बात मुझे ये बोलना है कि Cr और Cu में 2 एक्सेप्शन है। Cr और Cu क्या है, दोनों एक्सेप्शन है। थर्ड पॉइंट मुझे ये समझाना है कि Cr और Cu में कभी भी ध्यान रखना है कि 3d4 और 3d9 आ नहीं सकता है, तो 3d4 और 3d9 का एग्जिस्टेंस नहीं है। अगला पॉइंट मुझे समझाना है कि Cr और Cu को छोड़ के सभी में 4s2 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 आएगा, लेकिन Cr और Cu में 4s1 4s1 आएगा। अगला पॉइंट जरा फिर से सुन ले क्या है। अगर मैं Zn को ध्यान से देखूं, थोड़ा ध्यान से बोर्ड पे देखना है, Zn को ध्यान से देखूं तो इसके सारे डिब्बे यानी सारे बॉक्स, ये सारे ऑर्बिटल फुलफिल हैं। रेस्ट Zn को छोड़ के, रेस्ट Zn को छोड़ के, Zn को अगर हम बाहर निकाल दें तो रेस्ट ऑल एलिमेंट किसी को भी आप देखोगे, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम हमने लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप उनको भी लेके चलोगे और वहाँ से लेके कहाँ तक आप कोबाल्ट निकल और कॉपर तक अगर आके देखोगे तो सभी में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिनिमम होगा ही होगा। फिर से बोल रहा हूँ, Zn को अगर हम छोड़ दें, Zn को एक सिंपल एलिमेंट को छोड़ दें क्योंकि Zn में सब कुछ फुलफिल्ड है, आप देख सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 0 है। तो अगर हम Zn को बाहर कर दें तो Zn को बाहर करने के बाद जितने भी एलिमेंट आपने लिखा है या आप निकालोगे खुद भी, तो सभी के पास आप देख सकते हैं मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना ही आना है। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 5, कितना है 3, कितना है 6, मिनिमम 1 आना ही आना। अगर स्कैंडियम में देखोगे तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आना ही आना है। तो अब इंपॉर्टेंट बात सुनो क्या है, जिनके पास जिस डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास, ध्यान सुना, जिस डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिनिमम एक भी आ जाए,
मिनिमम 1 भी हो या 1 भी आ जाए तो ऐसे वाले एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं? ऐसा कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट जिसके पास मिनिमम 1 भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, उसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका मतलब मुझे समझाना था कि अगर मैं Zn को छोड़ दूं, अगर मैं किसको छोड़ दूं? Zn को छोड़ दूं, जरा यहाँ पे देखो, Cd को छोड़ दूं और Hg को छोड़ दूं, इन तीनों को छोड़ दूं, तो इन तीनों को छोड़ने के बाद सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। सारे एलिमेंट कैसे हैं? डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। लेकिन ध्यान सुनना है, लेकिन ये Zn Cd Hg ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसीलिए हमने वहाँ पे एक लाइन लिखवाया है कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, कौन है ट्रांजिशन एलिमेंट? इन तीनों को छोड़ के। क्यों इन तीनों को छोड़ के? क्योंकि इनका सारा बॉक्स फुलफिल है। तो इन तीनों को छोड़ के जितने भी हैं सब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। और ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि उनका ओरिजिन कहाँ है? डी ब्लॉक में है, तो हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बट थोड़ा ध्यान सुनना है, बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एलिमेंट डी ब्लॉक के तो हैं, ये तीनों एलिमेंट के जो ओरिजिन है, जहाँ से पैदा हुए हैं, वो कहाँ पे हैं? डी ब्लॉक में है। लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि इनके पास, आप समझ पा रहे हैं, सारे सेल कैसे हैं? फुल्ली फिल्ड हैं। सारे ऑर्बिटल कैसे हैं? फुल्ली फिल्ड है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। आंसर आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, रफ कर रहा हूँ ये सब, ठीक है। देखिए यहाँ पे सभी बच्चे जरा देखें। इसके बाद पीरियोडिक टेबल जब हम बनाया था, एक बार और थोड़ा सा हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे जरा सबको समझाने के लिए। शुरू में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है ना, क्योंकि बहुत दिन हो जाता है पढ़ाते वक्त, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है। बच्चे आते हैं नए तो मेहनत लगती है। जब भी अब हम ऐसे बात करेंगे तो इसको बोलते हैं T2B। आज से आपको लोगों को ध्यान रखना है, इसको पढ़ना है ग्रुप। और जब भी ऐसा बात करेंगे तो इसको बोलेंगे लेफ्ट टू राइट, और इसको अपन लोग बोलते हैं पीरियड। अपन लोग बोलते हैं इसको पीरियड, ठीक है। ग्रुप कैसा होगा? इस तरीके का। ये सब ग्रुप है, देख लें आप, ये सब ग्रुप है। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, आपको ऐसा कुछ बनाना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। ऐसा जब चलेंगे तो क्या बोलेंगे? ग्रुप। अगर कोई बच्चा ऐसे चलता है, देखिए इस तरीके से चलता है, एरो को देखिए, तो इसको हम बोलेंगे पीरियड है, इसको हम बोलेंगे पीरियड है। तो अभी हम डी ब्लॉक का ग्रुप में शॉर्टकट पहले देखेंगे। डी में ग्रुप में शॉर्टकट देखेंगे। जैसे पहला शॉर्टकट है SCYLA, वहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके शॉर्टकट फटाफट थोड़ा कॉपी कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ है स्कूटर यहाँ ला, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब, थोड़ा याद करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर इस चैप्टर में कुछ नहीं हुआ। स्कूटर यहाँ ला। फिर ग्रुप में आगे बढ़ेंगे तो TI ZR HF लिखा हुआ है, इसके लिए लिखेंगे T जरा हाफ। सर आपको कैसे पता चला ग्रुप है? ग्रुप में आपको पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि पहले शॉर्टकट हो जाएगा तो ग्रुप हम कवर कर पाएंगे। तो T जरा हाफ लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है VNB TA। ओ नवाब था, होगा कोई, समझ रहे हैं ना? ओ नवाब था। स्कूटर यहाँ ला, T जरा हाफ, ओ नवाब था। फिर लिखा हुआ है CRMOW, इधर लिखा हुआ है क्रो, माँ और टन। यहाँ जरा देखो टन लिखा हुआ है, टन का मतलब होता है टंगस्टन। टन का मतलब होता है टंगस्टन, और टंगस्टन का ये सिंबल है, टंगस्टन का ये सिंबल है। कॉपी कर लेना, ये रफ कर रहा हूँ। टंगस्टन का ये सिंबल है, ठीक है। क्रोमाटन। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है MNTCRE, इसके लिए लिखेंगे मन टक रे। FERUOS, ये लिखा हुआ है फेरस, ठीक है। CORHIR, ये लिखा हुआ है कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड। NIPD PT लिखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल सामने रखेंगे। नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है NI के बाद कॉपर, CU AG AU लिखा हुआ है, इधर लिख लेंगे कौन आगे आया, कौन आगे आया। फिर यहाँ लिखना ZN CD HG, यहाँ थोड़ा सा और आगे करके लिख देता हूँ, ZN CD HG। इसके लिए शॉर्टकट याद रखेंगे जीनी कनाडा, होगा या होगी, जो अच्छा लगता है लिख लेना। जीनी कनाडा होगा, जीनी कनाडा होगा।
ये फटाफट हम कॉपी कर लेंगे। अभी हम डी ब्लॉक केवल कर रहे हैं। डी ब्लॉक करने में 3 से 4 दिन लगेगा। डी ब्लॉक को करने में टोटल 4 डेज़ के आसपास लगने वाला है। फिर डी ब्लॉक एक बार हमारा कवर हो जाएगा तो हम लोग थोड़ा सा एफ ब्लॉक करेंगे। एफ ब्लॉक आधे घंटे के अंदर हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। एफ ब्लॉक हम आधे घंटे के अंदर खत्म कर लेंगे। अभी हमारा मेन फोकस कहाँ पे है? डी ब्लॉक पे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। फटाफट जरा इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। एक बार इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लें। मैं थोड़ा आपका मैसेज रेडी कर लूँ सबका, ठीक है। जल्दी ज़रा से इसको कॉपी करें, मैं मैसेज रेडी कर लेता हूँ आपका। मैंने बताया है मतलब जो है क्या नाम है इसका, डी एंड एफ सरफेस और मेटालर्जी साथ साथ चल रहा है। जब ये 2 खत्म हो जाएंगे तो हम पी ब्लॉक और सॉलिड स्टेट एक साथ कर लेंगे। एक बच्चे ने बोला सॉलिड स्टेट सर वो कर नहीं पाया था, तो हम सॉलिड स्टेट एक बार दोबारा एक बैच में मैं पढ़ाऊंगा, तो आप सॉलिड स्टेट दोबारा देख लेना। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो एक बार जरा सा देख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया, इसको जरा मैं रफ करूँ। फिर लिखना, ये तो ग्रुप था, ग्रुप का हमने शॉर्टकट देखा। अब लिखना पीरियड, थोड़ा फटाफट कॉपी करेंगे। अब लिखना है पीरियड, इसके बाद लिखना है पीरियड, ठीक है। इसके बाद जरा से देखो पीरियड क्या है। पीरियड में सबसे पहले यहाँ पर लिखना है एस्कैटी, सॉरी एस्कैटी वक्रमन फेकोनी, एस्कैटी वक्रमन फेकोनी कुंजी लिखा हुआ है। इसके लिए लिखा हुआ है SCTI एस्कैटी VCR MN FE CO NI CU ZN, ये लिखेंगे। एस्कैटी वक्रमन फेकोनी कुंजी लिखा हुआ है। SCTI एस्कैटी वक्रमन VCR MN मन लिखा हुआ है, फे FE CO को नी, ठीक है, कुंजी। इसके बाद ये थोड़ा एक ये कॉपी कर लो पहले, ठीक है। फिर थोड़ा डी ब्लॉक अगला देखेंगे जरा सा क्या होता है, रफ कर रहा हूँ मैं थोड़ा इसको, ठीक है। एस्कैटी वक्रमन फेकोनी कुंजी, ठीक है। इसके बाद ये लिखा हुआ है शॉर्टकट अगला 5 इयर्स का जैब्रा, शॉर्टकट है, थोड़ा फटाफट कॉपी करना है। नीब, नीब पेन का निडिल को नीब पढ़ते हैं, पेन के निडिल को नीब पढ़ते हैं। नीब यहाँ पे लिखा हुआ है मुंह में मत डालो। 5 इयर्स का जैब्रा, नीब मुंह में मत डालो वरना टीसी मिल जाएगा, टीसी मिल जाएगा। रुपेश रोड पे पड़ा है AGCD के साथ। हाँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 5 इयर्स का जैबरा नी मुंह में मत डालो, 5 इयर्स का जैबरा नी मुंह में मत डालो वरना टीसी मिल जाएगा। रुपेश रोड पे पड़ा है AGCD के साथ, वरना टीसी मिल जाएगा। रुपेश रोड पे पड़ा है AGCD के साथ। तो यहाँ करेंगे 5 नंबर मतलब जो है पीरियड है, कैसे आता है मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल कॉपी करना है। ये लिखा हुआ है वाई, यहाँ लिखा हुआ है ZR, ये काम का नहीं है, याद करने के लिए हमने लिखा है। ये NB, ये एलिमेंट के नाम है, जरा देखो ये एलिमेंट का नाम है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ये लिखा हुआ है MO, ये सब फालतू है, याद करने के लिए हमने लिखा है, ये सब फालतू है। TC हमने याद करने के लिए, मतलब TC एक एलिमेंट है जो हमने लिख दिया यहाँ पे, जरा देख लो, ये सब याद करने के लिए लिखा हुआ है। रुपेश RU, रोड RH, पड़ा है PD, पड़ा है PD, AG और यहाँ लिखा हुआ है CD, ये सब फालतू है, याद करने के लिए लिखा हमने। 5 इयर्स का जैबरा नीब मुंह में मत डालो वरना TC मिल जाएगा। रुपेश रोड पे पड़ा है AGCD के साथ, रुपेश रोड पे पड़ा है AGCD के साथ। इसको फटाफट कॉपी कर लें। अगर आपको लगता है इनमें से कोई टॉपिक मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को प्लेबैक करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने मेरे साथ 11 में पढ़ा होगा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई बच्चा मेरे पास नहीं पढ़ा हुआ है और फर्स्ट टाइम अगर मेरी क्लासेस कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स में से 3-4 लेक्चर मैंने अपलोड करवाए हैं, वहाँ पे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसको जरा मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चों की शिकायत है कि मैं बहुत स्पीड पढ़ाता हूँ। एक्चुअली स्पीड तो है क्योंकि आप न्यू हैं इसलिए स्पीड लग रहा है,
लेकिन अगर आप मेरे पास पहले से पढ़ते तो स्पीड नहीं रहता। तो मेरा ये सजेशन है कि क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। आप तो काफ़ी मतलब दानवीर हैं, मुझे माफ़ी करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा सा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो लिखा हुआ है 6 ला हफ्ता। हफ्ता मतलब समझ रहे हैं, किराया उराया गुंडागर्दी से मांगते हैं। 6 ला हफ्ता। वरना ये मुस्लिम भाई हैं कुछ, जिसमें लिखा हुआ है रहमान, ये भी अपने इंडियन ब्रदर्स हैं, उस्मान इरमान। मुस्लिम से मुझे याद आया कि हम ऐसी कम्युनिटी और ऐसे देश में रहते हैं, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि कई बार किसी को बुरा भी लग जाता है, जहाँ टाइम टू टाइम मुस्लिमों को जस्टिफाई करना पड़ता है। समझ रहे हैं आप, टाइम टू टाइम मुसलमानों को जस्टिफाई करना पड़ता है कि ही इज़ इंडियन या दे आर इंडियंस। इसके पीछे का रीज़न 2 है। एक तो हम लोग अच्छे नहीं हैं, मतलब हिंदू लोग अच्छे नहीं हैं। अगर हिंदू लोग अच्छे होते तो उनको जस्टिफाई करना नहीं पड़ता। देखो मैं तो ये मानता हूँ, कई लोग मेरे खिलाफ रहते हैं लेकिन मैं ये मानता हूँ। दूसरा रीज़न एक ये भी है कि जितने भी ट्रेटर्स, आतंकवादी कह लो, टेररिज्म या जितने भी 2 नंबर के काम्स हैं, उसमें मैक्सिमम इनकी कम्युनिटी के कुछ लोग चले गए हैं। कुछ लोग, थोड़ा ध्यान सुनना है, मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग उनके चले गए हैं, जिसकी वजह से बेचारों को थोड़ा सा शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारे इंडियंस ब्रदर्स, ये जो उस्मान इरमान रहमान है, काफ़ी जेंटलमैन है। मतलब इंडिया में तो ऑफकोर्स काफ़ी मुस्लिम, मेरे तो जितने भी मुस्लिम फ्रेंड है मैंने देखा है काफ़ी जेंटलमैन है। 2-4 लुच्चे टाइप के मुसलमान जिनकी कोई औकात नहीं, कोई स्टेटस नहीं है, ये थोड़ा किसी गैर कह सकते हैं आप, मतलब पार्टी से इधर अपनी कंट्री के या बाहर की कंट्रियों से, जैसे चाइना हो गया या अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान, इन सबों से मिलके थोड़ा गलत कुछ काम कर देते हैं, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम इंडियन मुस्लिम को जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर हम इतने ही अच्छे होते तो उनको जस्टिफाई शायद नहीं करना पड़ता। तो मेरे को लगता है कि हिंदुओं को इस पर कुछ काम करना चाहिए, और ये काम एक साइड से नहीं हो सकता। मतलब हिंदू लोग ही केवल अच्छे से बिहेव करेंगे तो नहीं हो पाएगा, दोनों लोगों को एक पास आना चाहिए। और एक पास का मतलब ये हुआ कि किसी कॉलोनी में अगर हिंदू मुस्लिम रहते हैं तो ऐसे कुछ रूल्स बना देने चाहिए कि जिससे मुस्लिम को भी बिल्कुल ठेस ना पहुँचे और जिससे हिंदुओं को भी बिल्कुल ठेस ना पहुँचे, मतलब दोनों को नुकसान ना हो, दोनों एकदम प्यार से रहें। क्योंकि आप जब देखेंगे ना, हिंदुस्तान या हम वर्ड बोल के देखिए, उसमें 2 वर्ड छुपा हुआ है, हिंदू और मुस्लिम। हम ह से हिंदू और म से मुस्लिम। लेकिन एनीवे, अब दो इसमें तो बहुत तरीके के लोग रहते हैं, जहाँ पे घर में 3 बीवियाँ अगर किसी के पास हैं, मतलब 3 फीमेल्स हैं, उनके बीच नहीं बनता है अच्छे से, तो देश की तो इतनी बड़ी आबादी है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा क्राइम तो होगा ही होगा। एनीवे, यहाँ देखते हैं, रहमान उस्मान इरमान, ठीक है, रहमान उस्मान इरमान पीटेंगे और यहाँ लिख देता हूँ, और मरकरी, उसके घर का सबसे महंगा सामान है, मरकरी उठाकर ले जाएंगे। ये क्या है, आपको जरा समझाता हूँ। 3-4 मुस्लिम भाई हैं, गुंडागर्दी करते होंगे, मान लिया हमने, ऐसा लेना नहीं है कि मैं इनको बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे याद करने के लिए। और ये मुस्लिम ब्रदर्स पहुँचते हैं, 6 भाई हैं ये, और हफ्ता लेने आ जाते हैं मुंबई में। तो ला हफ्ता, वरना रहमान उस्मान इरमान, ये सब भाई इसके 3 गए होंगे और उसको पीटेंगे और उसके घर का सबसे महंगा सामान लेकर आएंगे। जैसे पहले ज़माने में महंगा सामान टीवी हुआ करता था, अभी महंगा सामान क्या है इसमें, यहाँ पे मरकरी है। तुमने माना है मरकरी है, ठीक है। अब जैसे आपने किसी का पैसा वैसा ले लिया होगा, टाइम से दे नहीं रहोगे, आपके घर पे 4 आईफोन पड़े होंगे, वो आएगा आपकी पहले धुलाई करेगा, आईफोन लेके चला जाएगा, तो बस हिसाब बराबर हो जाना है। तो इसी को हम जरा लिखेंगे 6, मतलब ये पीरियड, और ये LA यहाँ पे लिखा हुआ HF, और ये देखिए TA। वरना मतलब ये टंगस्टन है, वरना मतलब टंगस्टन है। पीरियोडिक टेबल सामने रहना है, ठीक है। रहमान उस्मान IR इरमान पीटेंगे, PT AU HG। बाकी ये सब फालतू है, याद करने के लिए लिखा हुआ है। बाकी ये सब फालतू है, याद करने के लिए लिखा हुआ है। बाकी ये सब फालतू है, याद करने के लिए लिखा हुआ है। फटाफट जरा कॉपी करें। अभी हमने कम से कम 5-6 एक्सेप्शन थोड़े और देखने हैं, 5-6 इंपॉर्टेंट बातें हमें और देखनी है। जब उसको हम समझ जाएंगे तो हमारा D ब्लॉक स्टार्ट होगा। अभी हमने D ब्लॉक स्टार्ट भी नहीं किया है, तो ज़रा सा 5-6 बातें भी थोड़ा हमें और देखना है, ठीक है। मैं इसको ज़रा रफ कर रहा हूँ। ये सब बैकग्राउंड है क्लास 11th का, थोड़ा मोड़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा, या आपने क्लास 11 में जहाँ भी पढ़ा होगा, मेरे पास जो पढ़े हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने कहीं और भी पढ़ा होगा तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा करते हैं आगे, कुछ देखते हैं जरा सा। पीरियोडिक टेबल में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जरा उनको हम बारे में जरा बात करेंगे। तो हमें क्या क्या एलिमेंट याद रखना है, कौन कौन से एलिमेंट थोड़ा हमें याद रखने हैं। तो आप अपने एलिमेंट के
जरा सा देख लो कौन कौन सा एलिमेंट याद रखना है। सबसे पहले मैंने बताया कि CR याद रखना है, CU याद रखना है। ये कहाँ पे है? 3D सीरीज़ में। हमारे कोर्स में 3D सीरीज़ ही है। मैं बताऊंगा इसका नाम 3D सीरीज़ क्यों पढ़ा है, लेकिन हमारी कोर्स में केवल ये है। हालांकि मैं सब पढ़ाऊंगा, हालांकि मेरे कोर्स में है तो मैं सब पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके कोर्स में केवल 3D सीरीज़ है। तो लिखेंगे CR और CU, ये पहला है। CR CU ये एक्सेप्शन है। फिर अगला कौन सा है जरा से देखो आप, 4D सीरीज़। 4D सीरीज़ में ज़रा देखो क्या क्या हमें याद रखना है। PD, AG और CD, ये तीन हमें थोड़ा याद रखना है। ये तीन थोड़ा हमें याद रखना है। ये तीन थोड़ा हमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट एक लिखेंगे 5D सीरीज़। 5D सीरीज़ में एक एलिमेंट हमें याद रखना है जिसका नाम है प्लैटिनम। एक एलिमेंट है जिसका नाम है प्लैटिनम। ये 5-6 एलिमेंट थोड़ा हमें याद रखने हैं, इनके बगैर काम नहीं चल सकता है। इनके बगैर काम नहीं चल सकता है। इनके बगैर काम नहीं चल सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा इसे याद कर लेना, मुझे पूरा विश्वास है इसके बगैर काम नहीं चलेगा। PD जहाँ आपने लिखा है, PD के नीचे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोल देता हूँ, आप उसको लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन PD का होता है 4D, जी हाँ 4D10 6s0। PD के लिए 4D10 6s0, ये सब थोड़े में एलिमेंट याद रखने हैं। 4D10 6s1, 4D10 6s2, ये ले जरा कॉपी करना है। 6s2 क्रोमियम कॉपर का तो मैंने बता ही दिया है। क्रोमियम कॉपर का मैंने बता ही दिया है। सर आपने इन तीनों का क्यों लिखा, मुझे समझ में नहीं आया। एक बार मैंने देखा मेडिकल में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से किस में ऐसे लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा सेट जिसमें 6s में 0 इलेक्ट्रॉन होगा। इनमें से कौन सा सेट जिसमें 6s में 0 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसमें PD आंसर था। तो ये थोड़ा आपको कुछ कुछ कंटेंट आपको याद रखने हैं। इनमें से कुछ कुछ कंटेंट आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया आपको? अब थोड़ा सा और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं एक बार थोड़ा। अगली हेडिंग लिखना आप थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगली हेडिंग आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। D ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो ऐसा होता है। IG इनर्ट गैस N-1 D1 to 10 NS1 to 2। ये जरा पहले लिख लो, फिर मैं बताता हूँ ये कहाँ से आ रहा है। D ब्लॉक का जो कन्फिग्रेशन होता है IG NS-1 D1 to 10 NS1 to 2। थोड़ा एक चीज़ और देख लो, ये न्यूक्लियस है, ये नंबर ऑफ सेल है। थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं इसको। ये नंबर ऑफ सेल है, सभी बच्चे ज़रा देखें। ये जो बाहर का सेल है ना, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, या इसको बोलते हैं वैलेंस सेल, जिसका सिंबल होता है N। ये न्यूक्लियस है, ये नंबर ऑफ सेल है। सेल आप जानते हैं, सेल या ऑर्बिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट का सिंबल होता है N। तो आज से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जो सबसे बाहर का सेल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस सेल। उसको क्या बोलते हैं हम, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के जो अंदर होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, N-1। वैलेंस सेल का अंदर कितना होगा, N-1, क्योंकि मान लेते हैं वैलेंस सेल 4 है। जरा देखो, मान लेते हैं वैलेंस सेल कितना है, 4 है। वैलेंस सेल 4 है तो अंदर वाला कितना होगा, 4-1। ये मान लो वैल्यू 4 हो गई, तो ये वाला कौन सा है, 3 है। तो 4-1, दोबारा एक बार बोलता हूँ, ये जो स्पाइरल्स हैं इनको बोलना है ऑर्बिट्स। तो मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकता है। जो सबसे बाहर सेल पड़ा होगा, जो सबसे बाहर ऑर्बिट होगा, उसको बोलते हैं वैलेंस सेल, या उसी बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। OMS लिखा है। आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल को हम N से इंडिकेट करते हैं। उसके जस्ट अंदर वाला कितना होगा, N-1। तो हमने लिखा 4-1, तो कितना होगा, 3। तो N-1 को आज से थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल। ये सारे कंसेप्ट मैंने पीरियोडिक टेबल में भी डिस्कस किया है, हालांकि फिर भी यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जो ये थोड़ा और अंदर होगा, इसके बारे में बात करें तो कितना होगा, N-2। जब मैं N-2 के बारे में बात करूँगा तो इसका नाम है एंटी पेनल्टीमेट सेल। एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो ये जरा आपको कॉपी करना है, एंटी पेनल्टीमेट सेल। अब जरा मैं इधर 1-2 एग्जाम्पल लेके इंट्रोड्यूस करता हूँ, आपको क्लियर होगा। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं स्कैंडियम। ये चलो वैनेडियम लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा के 23। कन्फिग्रेशन देखो, आर्गन। पहले पूरा कन्फिग्रेशन देखो, 1s2। पहले 2 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 8 लिखना है, बाहर जाके 2, अंदर आके 3। सर ये समझ में एक बार नहीं आ रहा है, एक बार दोबारा बोल दीजिए। तो मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, 288 तो कॉमन लिखना है। क्या लिखना है, 288 कॉमन है। 288 लिखना है, बाहर में 2 जाके भरना है। तो 288 बाहर में 2, कितना हुआ, 20। कितना हुआ, 20। 20 के बाद बचा कितना, 3, तो लिखेंगे 3। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1s2, इसके लिए लिखेंगे 2s2, 2p6। ये किसके लिए है, 2 के लिए। ये देखो 8 के लिए। फिर लिखेंगे 3s2, 3p6। फिर 4s2, ये किसके लिए है, जरा सा देखिए, 2 के लिए। ये कितना हुआ, 8।
बच कितना गया 3d थ्रू, ठीक है, ये 8 + 3 क्लियर हो गया। यहाँ से यहाँ तक के लिए कई बुक्स में लिखा होगा आर्गन, आपको भी दोबारा लिखना है ये सारी बातें। 3d3 4s2, 3d3 4s2। जरा सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, इस 4 को हम लोग बोल रहे हैं वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल। इस 4 को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल। लिखा हुआ है यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल। ये कितना हो सकता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। कंपेयर कर रहे हैं, जरा देखो यहाँ पे सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, कंपेयर कर रहे हैं। तो वैल्यू कितनी है 4। एस की वैल्यू क्या हो सकती है 1 और 2। एस की वैल्यू क्या लिखा है 1 और 2। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एस की वैल्यू हमेशा 2 होगी, एस की वैल्यू हमेशा 2 होगी, बट एक्सेप्शन है। कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है पहला CR, CR के केस में क्या होता है 4s1। दूसरा एक्सेप्शन है CU, CU के केस में कितना होता है 4s1, ठीक है। एक बार जरा दोबारा सुन लें आप ये 4s2 कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से NS 1 to 2। एस की वैल्यू हमेशा 2 होगी, बट क्या क्या एक्सेप्शन मैं रिकॉल करा रहा हूँ। एस की वैल्यू CR में कितना होना चाहिए 1, 4s में 1। उसके बाद कॉपर में कितना होना है 4s में 1, ध्यान रखना 4s में 1। इसके अलावा आपको याद होगा Ag सिल्वर, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, मैं लिखा था याद रखें एलिमेंट पे। तो सिल्वर के ऊपर देखिए 4s1 है, सिल्वर के ऊपर भी कितना लिखा 4s1। प्लैटिनम, प्लैटिनम का कन्फिग्रेशन जरा लिख लो, एक बार बोल देता हूँ। PT जहाँ पे लिखा था उसका कन्फिग्रेशन मैंने बोला नहीं था, लिख लो 5D961 6s1। 5D9 यहाँ पे लिखा हुआ है 5D9 6s1, 5D9 6s1, यानी प्लैटिनम में भी 1 आएगा, प्लैटिनम में भी 1 आएगा। क्लियर हो गया। तो हमें ऐसा लगेगा पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगने लगेगा कि एस में हमेशा 1 आना चाहिए नहीं तो 2 आना चाहिए, एस में 1 नहीं तो 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन आया था एक बार मैंने बताया आपसे मेडिकल में क्वेश्चन, इनमें से किस में 6s, इनमें से किस में एस में 0 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से किस में एस में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने तुरंत समझ गए होंगे, आज मैंने पढ़ा दिया, उसका नाम है PD पैलेडियम। उसका क्या नाम है PD पैलेडियम। क्लियर हो गया। तो ये 4s हो गया। इसके बाद हमने बोला है कि जितना भी ये D होगा ये इससे एक कम होगा। क्यों, ये पेनल्टीमेट सेल है, क्यों ये पेनल्टीमेट सेल है। तो एक कम का मतलब 4 - 1, तो कितना आना चाहिए 3। तो ऑफकोर्स यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। और D की वैल्यू बोल रहा है 1 से लेकर 10 आना चाहिए। 1 कब आएगा जब स्कैंडियम होगा, 2 कब आएगा टाइटेनियम होगा, 3 कब आया है जब वैनेडियम है, 3 कब आया है जब वैनेडियम है, 3 कब आया है जब वैनेडियम है। 5 कब आएगा क्रोमियम के केस में, 4 होता ही नहीं है। 5 किस में आएगा मैग्नीज के केस में, 6 आएगा आयरन के केस में, 7 आएगा कोबाल्ट के केस में, 8 आएगा निकल के केस में, 9 एडजस्ट नहीं करता, 10 किस में आएगा कॉपर के केस में, 10 किस में आएगा Zn के केस में। क्लियर हो पा रहा है। इसको जरा जल्दी से कॉपी कर रहे हैं, इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसको रफ कर रहा हूँ। हम लोग काइनेटिक्स वगैरह काफ़ी आगे करेंगे। एक बच्चे ने बोला काइनेटिक्स कब करेंगे सर, काइनेटिक्स थोड़ा सा आगे करेंगे, एक बार मुश्किल एक बार आसान, एक बार मुश्किल एक बार आसान करेंगे, तो थोड़ा काइनेटिक्स हम आगे करेंगे। आप चिंता ना करें, मैं टाइम से सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना। लिखना है आपको थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखना है। इन ट्रांजिशन एलिमेंट, इन ट्रांजिशन एलिमेंट, इन ट्रांजिशन एलिमेंट, इन ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा आप लोगों ने। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 d सब सेल, यहाँ लिखा हुआ बोर्ड पे n-1 d सब सेल। इन ट्रांजिशन एलिमेंट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 d सब सेल एंड ns सेल, एंड ns सेल, एंड ns सेल और सब सेल, और सब सेल इज वेरी लो, इज वेरी लो। Therefore, electron can easily transfer, electron can easily transfer, electron can easily transfer between these two subcell, between these two subcell, between these two subcell, between these two subcell। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इसके बाद शिल्डिंग इफेक्ट, और नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको अपन लोग आज से थोड़ा ऐसी नाम से इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसको नाम से ऐसी से इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो जरा क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ये देखो जरा सा 3D आ गया, यहाँ पे जरा देखो ये 3D है, और यहाँ पे देखो 4s है। तो मान लेते हैं कि D में इलेक्ट्रॉन है, और मान लेते हैं यहाँ 4s में ये इलेक्ट्रॉन है। तो जरा देखो ये न्यूक्लियस इसको होल्ड करके रखेगा, न्यूक्लियस क्या करता है अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसमें कुछ ना कुछ। जैसे जैसे D में इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं, थोड़ा यहाँ पे देखें, जैसे जैसे D में इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं
ये डी के इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ेंगे, स्कैंडियम में 1 होगा, टाइटेनियम में 2 होगा, वैनेडियम में 3, क्रोमियम 5, Fe मतलब 6 आ जाएगा, Mn के लिए 5 होगा। जैसे जैसे डी में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ये डी के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये जो डी के इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ये डी के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंचने ही नहीं देते हैं। दोबारा सुन लें क्या हो रहा है। ये ठीक उस टाइप की कहानी चल रही है कि किसी के घर में कूलर है, मान लेते हैं यहाँ कूलर है, कूलर ऐसे हवा फेंक रहा है, जरा देखो, मान लेते हैं आपके घर में कूलर है और ये कूलर रहा और कूलर हवा इधर फेंक रहा है। 2 भाई हैं, छोटा भाई पहले ही पढ़ाई लिखाई करके आके कूलर के पास सो जाता है, थोड़ा बदतमीज़ है, पढ़ने लिखने में मन लगता नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं थोड़ा कम पढ़ते हैं, वो आता है यहाँ सो जाता है। जो बड़ा बच्चा है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की ज़्यादा रहती है, तो माँ बाप क्या करते हैं, थोड़ा उसको बोलते हैं तू तो समझदार है, बहुत अच्छा बच्चा है, तेरे जैसा कोई बच्चा नहीं है, तू बढ़िया से रहे, तेरा छोटा भाई इसे माफ़ कर दे, ऐसे बोल के उसको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और बच्चा बनता रहता है। तो ये जो छोटा बच्चा है पहले ही कूलर के पास आके सो जाएगा, तो कूलर का सारा हवा इसी बच्चे को लगने वाला है। थोड़ा देखिए आप, सारा हवा किसे लगेगा, इसे लगेगा। तो ये बच्चा जो है थोड़ा आगे आने की कोशिश करेगा क्योंकि इसको गर्मी लग रही होगी। तो जैसे ही आगे आएगा, जैसे ही बच्चा थोड़ा आगे आएगा, तो ये इतना बदतमीज़ है कि मान लेते हैं कूलर इधर था और हवा इधर से आ रहा था, तो बच्चा ऐसे सोया हुआ था, तो इसने जब पीछे देखा अपने भाई को कि यार ये तो और पास आ रहा है, तो ये ऐसे हो गया, मतलब ऐसे सोया था फ्लैट, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वर्टिकल हो गया। वर्टिकल होगा तो क्या होगा, सारा हवा इसी के मतलब आके बॉडी पे लगेगा और बाकी कहीं आगे जा नहीं पाएगा, यानी ये सारा हवा आगे की ओर जा नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में ये और क्लोज आएगा। जब ये बहुत क्लोज आएगा, मतलब यहाँ आ गया, तो ये इसको क्या करेगा, यहीं पर रोक देगा। जब रोक देगा तो हम बोलेंगे इसको सिल्ड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको सिल्ड कर रहा है, मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है, रोक रहा है। आपके ऊपर किसी ने चाकू फेंका और आपने तुरंत रोका किसी चीज़ से, तो हम बोलेंगे सिल्ड कर रहा है। क्लियर हो पा रहा, क्या हो रहा है, सिल्ड कर रहा है। तो ये इस बच्चे को इसको क्या करेगा, सिल्ड कर देगा। और ये जो सिल्ड होगा, ये जो सिल्ड होगा, ऐसे इफेक्ट का नाम होगा सिल्डिंग इफेक्ट। एक बात। दूसरी बात, माँ बाप तुरंत जब देखेंगे इस बच्चे को, माँ बाप इस बच्चे को देखेंगे झगड़ा हो गया, तो इसको बोलेंगे अरे तुम तो बहुत समझदार थे, छोटा भाई था, उसको माफ़ कर दो। और इस बच्चे को बोलेंगे थोड़ा दूर होकर सो जाओ, कोई बात नहीं, इसको बोलेंगे थोड़ा दूर होकर सो जाओ। ये बच्चा मन में समझ ही रहे होंगे आप, अच्छे शब्दों को यूज़ करते हुए इसके बारे में थोड़ा दूर होकर सो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही दोनों बच्चों में लड़ाई हुई, जैसे ही दोनों बच्चों में लड़ाई हुई, माँ बाप ने थोड़ा उनको दूर कर दिया, तो उनका डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस उनका बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ने का मतलब उनका साइज बढ़ गया। तो जब मैं यहाँ दिखूंगा तो क्या दिखाई दे रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, जो सर्कल में इलेक्ट्रॉन टाइप के बने हुए हैं, जो इस तरह लाइन में मैंने फिगर बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन आगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे से अब आगे की ओर आने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पीछे से कहाँ आएगा, आगे की ओर आने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे आके इससे टकराएगा, यहाँ पे आके टकराएगा। तो यहाँ जो मतलब प्रोसेस काम करेगा उसका नाम है सिल्डिंग इफेक्ट। उसका क्या नाम है, सिल्डिंग इफेक्ट। उसका नाम है सिल्डिंग इफेक्ट। एक बात। दूसरी बात जरा से देखो क्या होगा, सिल्डिंग इफेक्ट होने से जैसे इन दोनों में क्राउडिंग होगा, यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। इन दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से इसकी साइज़ क्या होगी, बढ़ जाएगी। रिपल्सन होने की वजह से क्या होगी, इसकी साइज़ हमारी बढ़ जाएगी। साइज़ बढ़ने का मतलब इस तरीके से हमने बता दिया कि 4s थोड़ा और पीछे चला जाएगा। 4s सर पीछे क्यों जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्सन ना हो, दो लोगों के बीच में लड़ाई ना हो। तो माँ बाप बोलते हैं इनको थोड़ा थोड़ा दूर कर दो। आप जानते हैं कॉमन एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये फिगर जरा जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, फिर जरा मैं समझाता हूँ कैसे सिल्डिंग इफेक्ट काम करता है। जल्दी से जरा ये फिगर ड्रॉ कर लें आप, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, इसके बाद लिखवा देता हूँ 2-3 लाइनें, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। लिखना रिपल्सन क्रिएटेड बाई, लिखना रिपल्सन क्रिएटेड बाई, repulsion created by inner electron, repulsion created by inner electron between nucleus and valence electron, and valence electron is known as screening or shielding effect, is known as screening or shielding effect, is known as screening or shielding effect, इज नोन एज स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट। हालांकि मैंने शिल्डिंग इफेक्ट पूरा डिटेल में पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, आप भी जहाँ 11th में किए होंगे टीचर ने पूरा डिटेल में पढ़ाया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि शिल्डिंग इफेक्ट किस केस में ज़्यादा होगा, किस केस में कम होगा, शिल्डिंग इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे शिल्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए एक रूल आता है, स्लैटर रूल नाम है, एक स्लैटर रूल, जो यहाँ पे नहीं है तो उसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं। मैंने देखा है 1-2 बार एलन के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया हुआ है स्लैटर रूल से, तो स्लैटर रूल क्या होता है मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया है।
उसके बाद ZF क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो भी मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया, क्योंकि यहाँ का टॉपिक नहीं है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आएगा तो हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, लेकिन उसको पूरा डिटेल में हम यहाँ पे बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर खत्म ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना आप? पर्टिकुलर इसी चैप्टर में हम बात करेंगे, जिसको हम पढ़ाएंगे बस उसी के बारे में बात करेंगे। ये सब हमने 11 में डिस्कस किया था, लेकिन एक बार मैंने यहाँ पे दोबारा पढ़ा दिया। लास्ट एक लिखेंगे आज की क्लास में हेडिंग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लास्ट हमारी आज की क्लास की हेडिंग है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लिखना है आपको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लिखेंगे ऑन मूविंग फ्रॉम 4th to 5th period, on moving from 4th to 5th period, on moving from 4th to 5th period, on moving from 4th to 5th period, in transition element, in transition element, in transition element after LA, after LA, LA का मतलब होता है लैंथेनम, ये लिखना है आफ्टर LA, ब्रैकेट में लिखना है 57, लैंथेनम इसका नाम है। आफ्टर LA देयर आर 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट, जो नीचे लिखे हुए हैं, एफ ब्लॉक में लिखे हुए हैं, जो नीचे एफ ब्लॉक में लिखे हुए हैं, पीरियोडिक टेबल में देखते रहेंगे। देयर आर 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट, देयर आर 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट in which the last electron, in which the last electron, in which the last electron enters into F subcell, enters into F subcell, since the screening power of F electron, since the screening power of F electron, since the screening power of F electron is very poor, ब्रैकेट में लिखना शिल्डिंग पावर, ब्रैकेट में लिखना शिल्डिंग पावर सबसे ज़्यादा S की होती है, देन P की, देन F की, ब्रैकेट में लिखना शिल्डिंग पावर, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देना। ये लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना, ठीक है। एक बार दोबारा बोलता हूँ, ऑन मूविंग फ्रॉम, ऐसा बोला था हमने, ऑन मूविंग फ्रॉम 4th to 5th पीरियड इन ट्रांजिशन एलिमेंट आफ्टर लैंथेनम, दैट इज LA, ब्रैकेट में 57, देयर आर 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन F सबसेल, सिंस स्क्रीनिंग पावर ऑफ F इलेक्ट्रॉन इज वेरी पुअर, shielding is not effective, shielding is not effective, shielding is not effective, and therefore size decreases, and therefore size decreases, and this decrease in size, is called, and this decrease in size is called lengthenoid contraction, is called lengthenoid contraction, is called lengthenoid contraction. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोर्ड में आता है, हर साल इसको तैयार कर लेना है। दूसरा एक क्वेश्चन में वहाँ पे मैंने बताया था थोड़ा सबसे, एक्सेप्शन एलिमेंट आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आज का क्लास का मैंने क्या बताया आपसे कि कौन कौन से एलिमेंट ट्रांजिशन हो सकते हैं और कौन कौन से डी ब्लॉक नहीं हो सकते हैं। स्टेटमेंट एक्सप्लेन लिखा था, वो इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट, एक्सेप्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास की लास्ट 2 लाइन की हेडिंग लिखेंगे करेक्ट प्रिडिक्शन, लिखेंगे करेक्ट प्रिडिक्शन, ठीक है। प्रिडिक्शन समझ रहे हैं ना? प्रिडिक्शन क्या होता है आपको तो पता है अच्छे से, तो हम वही बात कर रहे हैं प्रिडिक्शन के बारे में। लिखना है प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप्स, ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप्स, ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप्स, ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप्स। ये लिखना है आपको थोड़ा वहाँ पे, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे आपको समझा रहा हूँ। ये लिखा हुआ है केस 1, मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा, आप देख लेना। x is less than 5 equal to 5, that is x plus yb, x equal to 6, 7, 8, then 8th b, ये केस 2 है। केस 3 लिख लेते हैं यहाँ पे, x is greater than 8, then yb। कॉपी कर लीजिए, मैं ज़रा समझा देता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं Fe नहीं कोई और ले लो, वैनेडियम लो, थोड़ा आसान है 23। Fe भी बता सकते थे लेकिन मुझे वैनेडियम पहले समझाना था। आर्गन 3d3 ठीक है, आर्गन 3d3 आएंगे, यहाँ देखेंगे x कितना इसमें 3, y कितना इसमें 2, x यहाँ पे लिखा हुआ है
डी का पावर एक्स होता है, डी का पावर कितना है यहाँ पे 3, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3, एस का पावर वाई है, एस का पावर वाई है, तो वाई कितना हो जाएगा 2। क्लियर हो गया। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, ये प्रिडिक्शन करने के लिए शॉर्टकट मेथड है जिसको थोड़ा हमने लिख दिया है। फिर मैंने आपसे बताया कि डी का पावर एक्स एंड एस पावर वाई कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डी का पावर एक्स और एस का पावर वाई कहाँ से आया, आपको क्लियर हो गया होगा। डी का पावर एक्स यानी जो एक्स होगा वो पावर वाला वैल्यू होगा, तो 3 है, यहाँ एस कितना है पावर वाई है, वाई कितना है 2 है। क्लियर हो गया। 3 केस में आएंगे तो केस 1 दिखाई दे रहा है, जब हम केस 1 में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई बी, एक्स प्लस वाई बी लिखा हुआ है यहाँ पे। जब मैं एक्स प्लस वाई बी करूँगा तो ये 3 + 2 इट इज़, आप समझ रहे होंगे कितना आएगा 5b। तो 5b ऐसा भी कई बुक्स में और कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ रहता है। अब जरा देखो पीरियोडिक टेबल हमें देखना है, पीरियोडिक टेबल हमें देखना है, तो पीरियोडिक टेबल जब हम देखेंगे तो यहाँ देखिए जरा सा पीरियोडिक टेबल में कैसे मिलेगा। यहाँ से 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ से 4 टाइम नीचे आएंगे। यहाँ पे जरा देखो 4 टाइम यहाँ से नीचे आएंगे। अपने पीरियोडिक टेबल में आपको देखना है, अपने पीरियोडिक टेबल में आपको देखना है 4 यहाँ लिखा हुआ है तो 4 आएंगे नीचे, एस में 2 लिखा हुआ है तो छोड़ देंगे, एस में 2 छोड़ देंगे, और डी में जरा देखो 1 2 यहाँ पे लिखा हुआ और 3 में यहाँ पे वेनेडियम होगा, 3 में यहाँ पे वेनेडियम होगा, और इसके ऊपर या तो इस तरीके से 5b या इस तरीके से 5b लिखा हो। अगर इस तरीके से 5 लिखा हुआ है तो आपका पीरियोडिक टेबल अमेरिकन पीरियोडिक टेबल है, आपका पीरियोडिक टेबल अमेरिकन है। इस तरीके से लिखा हुआ है मतलब रोमन में लिखा हुआ है तो आपका पीरियोडिक टेबल कैसा है, ब्रिटिश है। कैसा है, ब्रिटिश पीरियोडिक टेबल है। एक बार दोबारा इधर बोल देता हूँ, सुन लो आप, फिर क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने आपसे बोला है कि पहले एक्स वाई निकालेंगे, एक्स वाई निकालने के बाद हमने देखा है कि एक्स वाई को सम कर देंगे। कैसे पता चला सम करना है, केस 1 केस 2 केस 3 तीनों में ले जाके चेक करना है। केस 1 केस 2 केस 3 में जाके चेक करेंगे, हमने चेक किया तो केस 1 में आ गया, केस 1 में आएगा तो ये करेंगे 4s2 लिखा हुआ तो 4 घर नीचे आएंगे, 4 राउंड नीचे आना है, एस का 2 घर यहाँ पे फुलफिल लिखा हुआ तो 4s2 हमने कर दिया। उसके बाद फर्दर आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे वेनेडियम है। सर 3 क्यों आए, क्योंकि डी पे 3 लिखा हुआ है, डी पे 3 लिखा हुआ है तो 1 2 3 आएंगे। इसके ऊपर या तो अरबिक नंबर में या रोमन नंबर में लिखा हुआ, रोमन नंबर में लिखा हुआ तो ब्रिटिश पीरियोडिक टेबल है, और अरबिक में होगा तो उसको हम बोल सकते हैं हमारा अमेरिकन पीरियोडिक टेबल है। इसी तरीके से एक बार आप करेक्ट अपना चेक करने के लिए, जरा मैं इधर रफ कर रहा हूँ, ये फर्स्ट लाइन रफ कर रहा हूँ, अपना चेक करने के लिए मैं एक जरा लिख रहा हूँ जिसको आप बताइए, और ऐसा पीरियोडिक टेबल बना के हर वक्त चेक करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक FE आपको बताना है, FE 26 होता है। कन्फिग्रेशन थोड़ा लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे 3d6 4s2। 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, जल्दी जरा इसको करेंगे, 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, जरा जल्दी से इसको करेंगे, और मुझे जल्दी से इसका आंसर फॉरवर्ड करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, मुझे इसका आंसर जल्दी से ज़रा फॉरवर्ड करेंगे। 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, जल्दी से इसे करेंगे और इसका जल्दी से आंसर मुझे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। देखिए तो हम आएंगे इसमें x देखेंगे, x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है 2। x कैसे पता चल रहा है, पावर x, पावर कंपेयर करो 6 है, पावर कंपेयर करो कितना 2 है, तो ये केस 2 अप्लाई हो रहा है। केस 2 होगा तो 8b लिखना है, सीधा 8b लिखना है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ 4s जाना है, यहाँ लिखा हुआ 4s, तो 4s में जाएंगे, s का 2 घर छोड़ देंगे क्योंकि फुलफिल है, और d में 6 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे लिखा हुआ, जरा देखो आप यहाँ पे, ये देखो 6 मिल गया, यानी आयरन यहाँ मिलेगा, आयरन यहाँ मिलेगा, और आयरन के ऊपर 8b इस तरीके से लिखा होगा या 8b इस तरीके से लिखा होगा। सभी बच्चों के करेक्ट आंसर है, सभी बच्चों के क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सभी बच्चों के करेक्ट आंसर हैं। तो आज की क्लास का होमवर्क जरा सुन लीजिए क्या है। होमवर्क ये है, अगर आप जेई और नीट में थोड़ा अच्छे से रिजल्ट लाना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो होमवर्क ये है कि घर पे पीरियोडिक टेबल एक दिन में अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, पीरियोडिक टेबल एक दिन में घर में अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। केमिकल बॉन्डिंग 2 से 3 दिन में अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एक दिन में पीरियोडिक टेबल, 2 से 3 दिन में केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आप कहीं और से पढ़ के आएँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा आप अपने सर का नोट्स रिवाइज कर लीजिए। थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें कुछ बातें जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट और हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या कंपेयर है, क्या डिफरेंस वो देख लीजिएगा, कुछ एक्सेप्शन है वो देख लीजिएगा। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक बार मैंने जो पढ़ाया वो भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा गूगल पे सर्च करके लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को जरा अच्छे से समझ लीजिएगा, गूगल पे सर्च करके लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद ये प्रिडिक्शन वगैरह हमने करा दिया है, प्रिडिक्शन से बोर्ड में क्वेश्चन आना हुआ तो आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। कल हम लोग आगे थोड़ा और प्रॉपर्टी की ओर हम चेक करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है मैं थोड़ा ठीक ठाक करा पा रहा हूँ, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो और उनको भी बताएं ताकि वो लोग अधिक से अधिक ज्वाइन कर पाएँ। थैंक यू सो मच।